अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के करीब है, तो वहीं निगरान सेटअप के लिए मुशावरत भी जारी है। तमाम सियासी जमातों में आज अहम मुलाकात हुई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी मौजूद थे। और आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से कुछ तजावीज़ भी पेश की गई हैं, जिसमें अहम तजवीज़ ये दी गई है कि असम्बलियाँ अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की उन्होंने तजवीज़ पेश की है। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने तमाम इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी भी करवा दी है। तो नाज़रीन, इलेक्शन से सबसे पहले अहम काम होता है मरदमशुमारी का। मरदमशुमारी का मरहला तो मुकम्मल हो चुका है, उसके बाद सबसे अहम मसला आता है हल्का बंदियों का। और जबकि हुकूमत कह रही है कि हल्का बंदियों के लिए वक्त ही नहीं है, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं करेंगे। यानी इलेक्शन कमीशन इस चीज़ पर पाबंद होगा कि वो पुरानी हल्का बंदियों के मुताबिक ही इलेक्शन करवाए। कुछ गुफ्तगू किया उन्होंने, पहले वो आपको दिखाते। तो वही नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया है कि नई मरदमशुमारी के बाद 2017 की मरदमशुमारी के तहत की गई हल्का बंदियाँ गैर मौसर हो जाएंगी। और हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वराइच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हसन रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या देख रहे हैं आपके इंतखाबात किस मरदमशुमारी पर होंगे? इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा या फिर वफाकी हुकूमत? देखिए, बहुत अजीब सी बात है। अब से पहले वफाकी हुकूमत ये कहती रही सुप्रीम कोर्ट की हद तक, इलेक्शन कमीशन ये कहती रही सुप्रीम कोर्ट की हद तक, जब उनसे पूछा गया माजी के अंदर भी और अब भी, पिछले साल भी, जब पिछली हुकूमत को के ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया, उस रात अदालत के अंदर, उससे अगले दिन अदालत में कुछ बहस हुई, एक फ़ैसला आया जिसकी वजह से हुकूमत रिवर्ट हुई और फिर आगे PDM की हुकूमत आई। उसके अंदर भी जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हल्का बंदियाँ जब तक सही तरह नहीं होंगी, जब तक सेंसस पूरा नहीं होगा। बहुत से और भी एक्सक्यूज़ दिए गए, लेकिन उसमें से एक एक्सक्यूज़ ये था कि अब हमने सेंसस ऑर्डर कर दिया है जी, जब तक सही तरह अफराद की गिनती नहीं होगी तो हम इलेक्शन कैसे करवाएंगे। अच्छा, ये उस वक्त एक एक्सक्यूज़ था और हम बार बार ये कहते रहे कि ये एक एक्सक्यूज़ है, लेकिन इसको एक कानूनी तौर पे प्रेजेंट किया गया राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, अताउल्लाह तारड़ और इस तरह के दीगर तमाम लोग इसकी एक बीन बजानी शुरू हो गए कि देखें, हम तो कानूनी तौर पे दुरुस्त बात कर रहे हैं, लोगों को दुरुस्त तरीके से गिने और उस तरीके से उन पे इलेक्शन करवा दें। अब जबकि बारी आई है तो ये कहना कि नहीं, हम सेंसस को नोटिफाई नहीं करेंगे, उसके प्रोसेस में अटकेलियाँ डालेंगे, जो काम हफ्ते में हो सकता है उसको 4 महीने में करेंगे, और फिर जब नोटिफाई करेंगे उसके बाद हल्का बंदियां होंगी, वरना पुरानियों पे करवा लें। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये तो पूरी फेडरल गवर्नमेंट का स्टांस इफेक्टिवली रिवर्ट हो गया। तो हामिद मीर साहब ने का जो भी आपने क्लिप दिखाया राना सनाउल्लाह साहब के साथ, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की उन पे कि उनसे ये नहीं पूछा सही तरह कि क्या वजह है कि फेडरल गवर्नमेंट ने, PDM ने अपना इफेक्टिवली स्टांस रिवर्ट कर लिया है। लेकिन जो भी वजह हो, हमें मुझे बज़ाहिरन इनमें से बहुत से मसाइल अदालत की तरफ अनफॉर्चुनेटली रुजू करते दिखाई देते हैं। अगर हल्का बंदियाँ पुराने सेंसस पे हुई और टाइमलाइन अबाइड करने की कोशिश की गई कि अब से हल्का बंदियाँ करने के लिए सेंसस के पूरे प्रोसेस की जो ऑडिट हो रहा है उसको कंप्लीट करके उस पे हल्का बंदियाँ करने का वक्त नहीं है, इसलिए पुराने हल्का बंदियों के ऊपर अगर इलेक्शन करवा लिया गया तो भी मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसे कोई ना कोई शख्स उसको चैलेंज कर देगा, अदालत के सामने एक क्वेश्चन जाएगा जी। और अगर डिले किया गया इलेक्शन इसलिए कि नई ऑडिट को पूरा कर लिया जाए, उस नए सेंसस का ऑडिट को पूरा कर लिया जाए, उस पर हल्का बंदियाँ की जाएँ और मुनासिब वक्त पे उसके बाद इलेक्शन हो, तो फिर माजी की हुकूमत या कोई शहरी या कोई खुदाई कारिंदा जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे अदालत में फिर चैलेंज कर देगा। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली दोनों सूरतों में लगता ये है कि अदालत के सामने मैटर जाएगा और राना सनाउल्लाह साहब और PDM अपने ऊपर एक एहसान करें तो अपना नैरेटिव सीधा कर लें। दूसरी साइड का नैरेटिव तो बड़ा सीधा है जी, अभी कराएं इलेक्शन, अभी होने चाहिए इलेक्शन। आपका जो भी नैरेटिव है
کہ نہیں ہو سکتے سینسس سے پہلے, نہیں ہونے چاہیے سینسس سے پہلے, حلقہ بندیاں جلدی ہو سکتی ہیں, بعد میں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ الٹیمیٹلی اس یہ پہ معاملہ جو ہے آپ قائم ہو عدالت جائیں. میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ساز صاحب, آپ کو کامنٹ آ گیا ہے, ایک جملہ آپ کی اجازت سے. جی بالکل کمپلیٹ کر لیجئے گا آپ اپنی بات. جی ایک جملہ آپ کی اجازت سے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے, کہ شاعر کہتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو مہربانی کر کے جو آپ نے موقف دیا تھا اس پہ قائم رہیں, مناسب ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, نگران مشیر قانون اور پارلیمانی امور کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن بھی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری کے مطابق اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اور اگر الیکشن 2017 کی مردم شماری کے مطابق ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ حلقہ بندیوں پر کیا ہوگا, آئین کیا کہتا ہے اس پر؟ گفتگو میں نے سنی ہے جناب سعد رسول صاحب کی جی, اور ان کے پوائنٹ میں بڑا وزن ہے, لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی صحیح جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہمارے دوست احباب نہیں سمجھ سکے. الیکشن کمیشن آف پاکستان مسلسل اس گورنمنٹ کو بار بار خط لکھتا رہا کہ آپ 30 مارچ تک جو ہے یہ نئی مردم شماری کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیں. لیکن وہ 30 مارچ بھی گزر گیا, 30 اپریل, 30 مئی, 30 جون, اور وہ اس کا بجٹ نوٹیفکیشن وفاقی حکومت نے مردم شماری کا نہیں کیا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں جو مشترکہ مفادات کونسل جس کا اجلاس ہوا تھا اپریل 2021 میں, جس میں کہ عمران خان پرائم منسٹر تھے اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نئی مردم شماری کے بیس پر آئندہ انتخابات کیے جائیں گے, اور جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 51(3) ہے اس میں بھی لفظ تھا پرویژنل, اس کے تحت 2018 کے انتخابات بھی ہو گئے اور بائی الیکشن بھی ہو گئے. لیکن اب آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ یہ مشترکہ مفادات کونسل کے حوالے سے یہ گزٹ نوٹیفکیشن 31 دسمبر 2022 کو لازمی ہونا چاہیے تھا مشترکہ مفادات کونسل کی حکم کے تحت, وہ بھی ایک آئین ساز ادارہ ہے, لیکن نہیں ہوا. اب الیکشن کمیشن نے بار بار کہا کہ جناب یہ تو اگر آپ مردم شماری کا گزٹ نوٹیفکیشن نہیں کریں گے اور جب ہم الیکشن شیڈول جاری کر دیں گے تب اگر آپ نے گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیا تو پھر وہ سارا سسٹم ہی جیپوٹائز ہو جائے گا. تو جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے جلد فیصلہ کریں. کنور صاحب یہ بتائیے گا کیا جو الیکشن ہے اب وقت پر ہوں گے یا نہیں, بس یہ بتا دیجیے گا. نہیں جی, الیکشن تو پاکستان نے شیڈول جاری کر دیا نا, اور اس کے مطابق یہ جو ہی اسمبلی ڈیزالو ہوگی وہ اپنا شیڈول جاری کر دیں گے. اگر شیڈول جاری کرنے کے بعد ممکن ہے کہ نومبر میں انتخابات ہو جائیں. شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ انتخابات جو ہیں وہ جس مردم شماری کے مطابق حکومت کہہ رہی ہے کہ نئی مردم شماری میں جو ہے بار بار حکومت پینترے بدل رہی ہے, کنفیوژن کا شکار ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے معاملہ جو ہے مزید تنازعات کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ قمر دلشاد صاحب جو ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے, یہ بہت ایکسپیرینسڈ, بہت نالجبل, ان کی بڑی گہری نظر ہے الیکشن کے میٹرز پہ, اور ہم ہر دفعہ قمر صاحب کو سن کے, میں پرسنلی بھی ان کو سن کے ان سے سیکھتا ہوں. کوئی رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے تو ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کہیں پہ جہاں کنفیوژن ہوئی اور جس بات کی ہم شاید نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بات درست ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر کیا کیا پچھلے 10, 15, 20 سال میں اگر مشرف صاحب کے وقت سے شروع کر دیں تو کیا کیا بیتا, یہ تو پوری ایک داستان ہے. اسی وقت میں دیگر انسٹیٹیوشنز پہ کیا گزرا, جوڈیشری پہ کیا گزرا, دیگر لوگوں پہ کیا گزرا, یہ بھی ایک داستان ہے. سوال بڑا سمپل ہے, اور وہ یہ کہ لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جب حکومت سے بات کرتی ہے الیکشن امپلیمنٹ کرنے کے پرسپیکٹیو کے اندر, تو وہ کہتی ہے جی ہم نے خط لکھ دیا, اس کا جواب نہیں آیا. جی. جب وہ باقی سب سے بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ سوال پوچھنے کی کنٹیمپٹ ہوگی یا دیگر اس طرح کے امور ہوں گے. تو ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ سر کیا مناسب نہیں ہوتا کہ آپ حکومت سے بھی زیادہ باقی تو آپ ہر چیز کے اوپر پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں, آپ ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں کہ ہم نے حکومت سے کہا ہے وہ نوٹیفائی نہیں کر رہی, باقی ہم اس پہ بات کرتے, کوئی اور بات کرتا, کوئی رٹ فائل کرتا, کوئی کہانی آگے چلتی. تو انشاءاللہ ہم جب قمر صاحب کو پھر سے لیں گے تو ہم ان سے شاید کمیونیکیٹ نہیں کر پائے, میں اور حسن. ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا کیا الیکشن کمیشن نے خط لکھنے سے آگے, یہ ٹوٹل سوال ہے.
ठीक है, ओके। हसन, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से 2017 की मरदमशुमारी पर भी तमाम सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप देख रहे हैं अब क्या सियासी जमातें जो पुरानी मरदमशुमारी पर नताइज को कबूल कर लेंगी? देखिए, बात इतनी सी है कि 2017 के मरदमशुमारी को लेकर जब ये हुकूमत आई थी PDM जमात ने, उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर बयानात की रोशनी में फिर मुख्तलिफ मुलाकातें जब इनसे होती रहीं तो वो ये कहते थी कि जो नई मरदमशुमारी है वो होगी, उसके नताइज आएंगे, हल्का बंदियाँ होंगी, फिर उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे। और ये बरमला इस बात का इजहार करते थे। लेकिन अब ये क्यों कह रहे हैं? ये बुनियादी तौर पे इसलिए ये बात कहना चाह रहे हैं क्योंकि पहले इन्होंने खुद डिले किया, इन्हीं की नाकामियों की वजह से, इन्हीं की कोताहियों की वजह से इन्होंने मामलात को आगे लेकर गए। और अब ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम तो ये अवाम के सामने जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएं, क्लियर हो जाएं कि हम तो कहते थे कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों। देखिए, मेरी जहाँ तक जो मैं समझता हूँ कि इंतखाबात तो इस साल इनकी जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक भी पूरे होता दिखाई देंगे। जो अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक जो चल रहे हैं वो एक अपनी चीज़ है। देखिए, इंतखाबात के हवाले से अगर बात की जाए, पहले मरदमशुमारी के हवाले से, कि अगस्त में जिस तरह ये बता रहे थे कि नई मरदमशुमारी के हवाले से कोई बड़ा फैसला हो जाएगा, लग यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिलिमिटेशन के हवाले से कोई बड़ा फैसला कर सकती है कि आप इसके हवाले से करें और हल्का बंदियों के हवाले से मामला तय करें। देखें, 2 से 2.5 करोड़ का फर्क सामने आ रहा है। तो जब ये मामला सामने आएगा तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो लगभग फिर अपील के लिए 2 माह चाहिए होंगे, लगभग दिसंबर बन जाएगा। तो जो सिचुएशन जो अभी तक की चलती दिखाई दे रही है उसके तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूं, तो फिर ये दिसंबर में, फरवरी में जाके अगले साल इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं। उसकी रीजन है कि मार्च मई में तो सेनेट का इलेक्शन है, तो आम इंतखाबात होंगे तो सेनेट का इलेक्शन भी हो सकेगा और उसको बेस बनाएंगे। और इस वक्त तक आप देखेंगे कि 2-3 प्रोजेक्ट में जो है वो निगरान सेटअप कुछ काम करेगा और फिर अगस्त में जो है खुद पंजाब ये फेडरल हुकूमत PDM जो है ये कोशिश कर रही है कि कुछ अहम ओहदों पर तैनातियां जो है बर वक्त कर ली जाएं और कुछ अपने फ़ायदे समेट लिए जाएं और वो किस मामले को लेकर आगे जाएंगे। फिर दूसरा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए हैं, जिसको ये लेकर जो नारा लगाते थे 15 माह से कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, फिर हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे, वो इलेक्शन को लीड करेंगे। चौथी दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना है, जो ये दावे करते हैं। तो हसन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि निगरान सेटअप जो है प्रोलॉन्ग होगा? देखिए, रियलिटीज तो अभी तक तो सिचुएशन ये दिखाई दे रही है। आप देखें, आज जुलाई के फर्स्ट वीक में एक इजलास हुआ था जिसकी सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की थी। उस वक्त ये मरदमशुमारी के हवाले से इजलास हुआ था। इन्हीं के एक वजीर ने जब ब्रीफिंग दी तो इन्होंने मशवरा ये किया कि हम अवाम के सामने लेकर जाते हैं कि हम तो 2017 के इंतखाब जो मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने के हक में हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा और फिर डिलिमिटेशन की तरफ मामला जाएंगे। देखें, अवाम को बेवकूफ़ा पे एक लिमिट तक बना सकते हैं। बैकग्राउंड पे जो सिचुएशन चल रही है वो भी आपके सामने है। और फिर दूसरा, जो कल मीटिंग हुई है नवाज शरीफ साहब की, जिसका आपने इब्तदाइया में जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ की और आसिफ जरदारी साहब की, उसमें भी ये मामला जिक्र ज़ेरे गौर लाया गया। और फिर दूसरी जो बात करें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, उसमें भी ये मामला ज़ेरे गौर लाया गया। एक तरफ ये बात कर रही है नून लीग हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कल वाली मीटिंग में सीट एडजस्टमेंट पर भी डिस्कशन हुई। एक तरफ ये बात कर रहे हैं मरदमशुमारी 2017 पर करेंगे और दूसरी तरफ कल जो इनकी मीटिंग हुई यहाँ पे लाहौर में जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की, वहां पर आपने जो है वो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप बात कर रहे हैं जरदारी साहब के ये बिल्कुल अपनी हुकूमत मुद्दत पर खत्म करें, आप अगस्त में पहले तहलील ना करें। दूसरी तरफ जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात कर रहे हैं कल की मीटिंग के बाद, और उसमें ये तय पाया कि अगस्त में पहले जो है मुद्दत पूरी होने से कबल असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। आपको याद होगा ये सबसे पहले खबर हमने दी थी कि ये असम्बलियां तहलील करने का सोच रहे हैं और तहलील करेंगे और उसी जो है वो पैमाने को मद्देनजर रखते हुए इकदाम करेंगे ताकि डिले हो और फरवरी तक इलेक्शन जाए। उससे पहले इलेक्शन कराने के इनकी प्लानिंग तो है, अवाम के सामने बयानियां बनाने की प्लानिंग तो है, लेकिन देखें पूरा सच ना बताने से बेहतर है कि आप कुछ ना बोलें। देखें, आधा सच ज्यादा खतरनाक होता है अगर आप पूरा सच नहीं बताते। ठीक है, जिस तरह से हसन साहब आप कह रहे हैं कि ये दिखाई दे रहा है कि ये निगरान सेटअप जो है ये लंबा भी जा सकता है, जिस तरह से हुकूमत दावे भी कर रही है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे, क्या सूरत हाल बनेगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और मुझे लेनी है ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ जहां सियासी और मुआशी अदब इस्तेहकाम ने सबको अपनी लपेट में ले लिया है, तो वहीं मुस्लिम लीग नून ने भी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट ना करने का ऐलान किया है। तो वहीं पीपल्स पार्टी भी सीट के लिए, ड्राइविंग सीट के लिए ख्वाहिशमंद है, ख्वाब भी देख रही है। तो वहीं अगर देखा जाए तो अवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं। और साद रसूल साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या देख रहे हैं आपके? मुस्लिम लीग नून भी यही कह रही है कि वो अकेली हुकूमत बनाएगी, पीपल्स पार्टी की भी यही ख्वाहिश है कि वो अकेली हुकूमत बनाएगी, और बज़ाहिर तो यही देख रहे हैं कि किसी भी जमात के पास वाज़े अक्सरियत नहीं होगी। मखलूत हुकूमत अगर आती है तो इत्तेहाद में पहले भी देखा गया कि तमाम सियासतदानों के ज़ाती मफादात वो दिखाई दिए गए। तो आप देख रहे हैं, और अगर मखलूत हुकूमत आती है तो उससे मज़ीद जो है सियासी बहरान पैदा होगा। देखिए, मेरी दुआ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी मखलूत हुकूमत ना हो, और पीपल्स पार्टी की भी ना हो, और किसी और जमात की भी ना हो, और 2/3 मेजॉरिटी से नून लीग की भी हुकूमत आए, वो हमारे दिलों के वज़ीर आज़म रहें। पीपल्स पार्टी की भी 2/3 मेजॉरिटी से आए, वो को हमारे दाएं बाजू के बन जाएं, एक हमारी नाक का बन जाएं वज़ीर आज़म एक। तो मैं तो चाहता हूँ कि 2/3 मेजॉरिटी से सारी चीज़ें हों, और अल्लाह करे कि तमाम पीडीएम की पॉलिटिकल पार्टीज़ 2/3 मेजॉरिटी से हर एक की हुकूमत बने पाकिस्तान के अंदर, किसी की दिल की, किसी की नाक की, किसी की आंख की, किसी की सर की। लेकिन इसके अंदर जो मर्जी करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि पाकिस्तान की जो 240 मिलियन लोग हैं, उनकी किस्मतों के फ़ैसले किसी जागीर के अंदर बैठ के 4 अमीरों ने नहीं करने। अब ये मुल्क वहाँ से आगे गुजर चुका है। मेरी सिर्फ एक इस्तदा है कि आपस में ये बांट जैसे भी करें, वो तो आवाम बैलेट पे बता ही देगी, या अगर इस बैलेट पे नहीं बताएगी तो अगले पे बता देगी। जमहूरियत के अंदर एक मैच्योरिटी आती है। मेरी दुआ सिर्फ इतनी सी है कि जैसे ये सब 2/3 अक्सरियतों के साथ हमारे ऊपर अपनी अपनी हुकूमतें बनाएं, ज़रूर बनाएं, हमारे सिस्टम को ख़राब ना करें। सिस्टम का एक बुनियादी असूल है कि हम लोगों को गिन के हल्का बंदियाँ करवाएंगे, सीटें करेंगे, नेशनल असेंबली के अंदर तफरीक, नेशनल असेंबली की एलोकेशन करेंगे, आइन को उसके मुताबिक चलाएंगे। आप इसके साथ ना छेड़ें। आप ना अपनी सियासी वाबस्तगियों की वजह से और सियासी हुकूमत की वजह से कहें कि सेंसस के बगैर इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे, और ना जब अपने आप को सूट करता हो तो कहें कि सेंसस के बगैर ही इलेक्शन करवाने के अंदर बेहतरी है, और वरना तो देखें बहुत डिले हो जाएगा। मेहरबानी करके जो सिस्टम के इश्यूज हैं, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, नेशनल अकाउंट, जो हमारे सिस्टम के इश्यूज हैं, इनको बर्बाद ना करें। हमें आपकी 2/3 अक्सरियत दिलों पे भी कबूल है, आंखों पे भी कबूल है, सर पे भी कबूल है, लेकिन मेहरबानी करके अपनी इस 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की छोटी सी हुकूमत के लिए, इस दुनियावी हुकूमत के लिए, मेहरबानी करके हमारी नस्लों का सिस्टम ख़राब ना करें, क्योंकि वो हमसे बेहतर लीडर पाएंगे। हमारे बच्चों के पास हमसे बेहतर इंशाल्लाह चॉइसेस होंगी। उनके लिए अगर आप सिस्टम बर्बाद कर जाएंगे तो सब नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। आप हमारे लिए दिलों के वजीर आज़म हैं, आप हमारे माथे के वजीर आज़म हैं। हम एक पोस्टर लगा लेते हैं आपके नाम का, आप हमें कबूल हैं सब लोगों को पाकिस्तान में सर बखम, लेकिन मेहरबानी करके सिस्टम ख़राब ना करें। आइन को, जुडिशरी को, आर्मी को, ब्यूरोक्रेसी को, इलेक्शन कमीशन को, नैब को, इस तरह के इदारों को ख़राब ना करें। ये आपसे को आउटलास्ट कर जाएंगे। जब नवाज शरीफ साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं होंगे, मैं मौजूद नहीं होऊंगा, आप मौजूद नहीं होंगी, तो हम चाहते हैं कि हमारी जुडिशरी तब भी मौजूद हो, अफवाज पाकिस्तान तब भी मौजूद हो, एक ब्यूरोक्रेसी हो जो इस सिस्टम को चला रही हो। मेहरबानी करके इनको ना छेड़ें, बाकी जो मर्जी करें। ठीक है, सिस्टम को ख़राब ना किया जाए। आपका कमेंट आ चुका है। आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, बताइएगा, तमाम जमातें दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ उनके पास है। मुस्लिम लीग नून भी यही दावा करती है, और पीपल्स पार्टी भी यही दावा करती है, और जिस तरह से उन्होंने ये गुफ्तगू की है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। जी अदिल, जिस तरह से पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है कि दूसरी जमातें तो बातें करती हैं, उनके पास ही मसाइल का सिर्फ और सिर्फ हल है, दूसरी जानिब देखा जाए तो बेरोज़गारी में इतना इजाफा हो चुका है, हमारे नौजवान इतने फेड अप हो चुके हैं, तो सही मायनों में आप क्या देख रहे हैं, ऐसी कौन सी जमात है जो अवाम के लिए मसीहा बन सकती है?
دیکھیں جو اس وقت اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی کو چیک کریں تو اس کو دیکھیں تو کوئی بھی جماعت واضح اکثریت نہیں لے سکے گی. 2/3 اکثریت تو بہت دور کی بات ہے. اس وقت اگر الیکشن ہوں تو کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت لیتی بھی دکھائی نہیں دے رہی. اور اس وقت کے جو ڈائنامکس ہیں پاکستان کی، جو پولیٹکس کے ڈائنامکس ہیں، ان پر نظر دوڑائی جائے، ان کو دیکھا جائے تو آنے والی جو پارلیمنٹ ہوگی وہ ایک معلق پارلیمنٹ ہوگی اور وہ بیساکھیوں سے ہی حکومت بنے گی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے تو ملک کو مسائل سے نکال لے گا. یہ سابق وزیر اعظم بھی یہی کہتے تھے کہ جی میں جو بھی فیصلہ کرنے لگتا تھا بلیک میل کیا جاتا تھا. اسی طرح جو اس سے پہلے جو حکومت ہے وہاں بھی ایسی ہی سٹیٹمنٹس آتی تھیں. تو دنیا کے اس وقت جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں آپ وہاں دیکھیں، وہاں اسی طرح ہی ہنگ پارلیمنٹ ہے اور اس سے زیادہ جو خراب صورتحال وہاں دیکھنے کو ملتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو آپ ان ممالک کی طرح دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں. آپ کا عوام کے پاس جانے کو دل بھی نہیں کرتا، اقتدار کے جو ایوان ہے چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا، اور ناکامیاں آپ اس طرح کے ایشوز پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت بھی کسی جماعت کے پاس کوئی ایسی ٹیم نہیں نظر آتی. اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معاشی مسئلہ ہے. اس میں کیوں پاک فوج کو ہمیشہ اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. کیوں آج زراعت کے معاملے میں ریاستی ادارے کو آگے آنا پڑا؟ کیوں یہ انیشیٹو لینا پڑا؟ کیوں اونرشپ لینی پڑی؟ جو کہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے، دیر آئے درست آئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس نے اس معاملے میں ڈیلیور نہیں کیا. ایک زرعی ملک میں اور ایک ایسے ملک میں جہاں وفاق کی سطح پر بھی اور صوبوں کی سطح پر بھی وزارتیں اور وزیر، مشیر، معاون خصوصی ان وزارتوں سے متعلق، فوڈ سیکیورٹی سے متعلق، زراعت سے متعلق تو موجود ہیں، لیکن ان کا نہ تو ہوم ورک ہے، نہ ان کی اپنی ٹیم ہے، نہ کوئی ویژن نظر آتا ہے. تو اس لیے اگلی جو پارلیمنٹ ہے وہ جب بنے گی، اگلی حکومت بنے گی، وہ بھی اسی طرح کی کوئی مکسچر سا بنے گا. یہ الیکشن سے پہلے ایک دوسرے سے لڑتے دکھائی دیں گے، اس کے بعد یہ حکومت بنائیں گے، ایک چھوٹی موٹی سی اپوزیشن بھی ہوگی، اور اس کے بعد جو معاملات ریاست نے جن کی اونرشپ لے رکھی ہے ان کو لے کر چلیں گے، جس کا پاکستان کی معیشت پر امپیکٹ آئے گا. جو ریاستی فیصلے بڑے ہو چکے ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، لیکن یقیناً اس میں کریڈٹ تو حکومتوں کو ہی ملتا ہے. ناکامیاں وہ ڈال دیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، یا وہ اس طرح ڈال دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. تو لیکن اب عوام کو بھی آہستہ آہستہ خیر پتہ چل گیا ہے اور عوام بھی بڑے اویئر ہیں. اب عوام اپنا فیصلہ کریں گے، لیکن عوام کا جو فیصلہ ہے، اگر آپ سندھ کی، پنجاب کی، KPK کی، بلوچستان کی سچویشن کو دیکھیں تو کوئی ایک ایسی جماعت نہیں ہے جو یہ کلیم کرے کہ اگلی حکومت وہ ایون سادہ اکثریت کے ساتھ بھی بنا سکے گی. یعنی کسی بھی حکومت کے پاس واضح طور پر اکثریت نہیں ہے تو مخلوط حکومت ہی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ویژن نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے پاس، اور عوامی مسائل تو وہیں کے وہیں. اسی پر ہم مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گے. جس طرح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ساری جتنی بھی پارٹیز ہیں دعوے تو بہت کر رہی ہیں، اور خاص طور پر اب ایک نئی پارٹی کا بھی وجود آ چکا ہے، ایک نئی پارٹی بھی بن گئی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس پارٹی میں تمام وہی چہرے ہیں جنہیں پہلے آزمایا جا چکا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عوام کو مطمئن کر سکیں گے؟ دیکھیں ابھی آپ بات کر رہی تھی نا کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے ان کے پاس پاکستان کا حل ہے، پاکستان کو مثبت راہ پر گامزن کرنے کا حل ان کے پاس کر رکھا ہے. 15 مہینے جو PDM نے گزارے، انہوں نے پاکستان میں کون سے ایسے جو ہے وہ 4 چاند لگا دیے یا تارے توڑ کر لا کر عوام کے قدموں میں رکھ دیے جس کو وہ لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے
ये 15 महीनों में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखा दी, हमें भी बताएं वो क्यों नहीं बताते, वो सवालात के जवाबात क्यों देने पर राजी नहीं होते। देखें, जब तक गवाला दूध में पानी मिलाता रहेगा, ये सियासतदान, ये हुक्मरान अवाम को ऐसे ही झूठे ख्वाब दिखाते रहेंगे। दूर दूर तक अवाम और हुक्मरानों का, सियासतदानों का लिंक अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। इनकी अयाशियां देखें, इनके केसेस देखें, खत्म हो गए। अयाशियां सरकारी खजाने पे अयाशियां कर रहे हैं, और पार्टी आइंदा इंतखाबात भी लड़ने हैं, वो भी सरकारी खजाने पे। आप अंदाजा करें, मेरे पास इतलात तो ये आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक जराए से कि अब जब निगरान हुकूमत करीब आता दिखाई दे रहा है, तो जनाब वजीर आजम साहब मुस्लिम लीग नून ने जो उनके मातहत इंटेलिजेंस ब्यूरो आती है, मुबैना तौर पे उनको एक टास्क दे दिया कि आप बताएं कि कहां कहां पे हमारी पोजीशन वीक है जिसको बेहतर किया जा सकता है। यानी वो काम जो इन्हीं का काम है, वो उसको सरकार में होते हुए आप पहले से सर्विस करवा रहे हैं। आप दीगर स्पेशल ब्रांच को इस्तेमाल करते हैं इन कामों के लिए, जिस काम के लिए बनाए गए अदारे उन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्या अच्छा हो ये जाने कि क्या जो 90 रुकनी कैबिनेट है, इनके हलकों में बेहतरी आ गई? हाँ, इनके जो 90 रुकनी कैबिनेट बनाई गई है, उनके घरों में जरूर बेहतरी, खुशहाली आई है, क्योंकि उनके केसेस माफ हो गए, मुबैना तौर पर उनके अजीज़ो कारब को ठेके मिल गए होंगे। इस तरह के मामलात, इल्जामात अभी हमने सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में जब 15 माह का एहतसाब होगा तो गरीब आपको कहीं दूर तक नजर नहीं आएगा। जी बिल्कुल हसन साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। बिल्कुल, अब एहतसाब होगा, अब आवाम भी फैसला करेगी यकीनन, और आइंदा इंतखाबात में जो भी सियासी जमात बगैर बैसाखी और ठोस मुआशी प्लान के साथ आवाम को रिलीफ देगी, यकीनन आवाम भी उसी सियासी पार्टी का सोचेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।